गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय के हाल के जो कामना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूँ भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, गुरु कौन है? गुरु कोई संत नहीं है, महात्मा नहीं है, कोई मौलवी नहीं है, कुछ भी नहीं। गुरु वो है जो आपको गोविंद से मिला दे। वो कहते ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। परमार्थ की सिद्धि के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। कुछ लोग गुरु के संदर्भ में ये सोचते हैं कि गुरु मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान जिसके पहले बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और वो उसको मानते हैं, इसलिए हमें उनको अपना गुरु बना लेना चाहिए। नहीं, गुरु वो है। कौन बनेगा आपका गुरु? पहले तो ये बता दो, आपका गुरु असली में वो बनेगा जो आपको सही राह पर लेके जाए, कि आपका मन भटक रहा था तो आपको सही राह पे लेके जाए, वो सच्चा गुरु। और वहां जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उस गुरु को पाने के लिए आपको इधर उधर किसी आश्रम या किसी कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। वो गुरु आपको कहीं पर भी मिल सकता है। और पहला गुरु तो हमारी माँ होती है, जो हमें ये बताती है खाना कैसे है, पीना कैसे है। फिर हमारे गुरु आते हैं पापा, पिताजी हमारे, जो हमारे बताते हैं कि पढ़ना कैसे है, जिंदगी में आगे बढ़ना कैसे है, क्या करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी होता है, कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, सोल्यूशन पापा कर देते हैं। आपको भूख लग रही है, सोल्यूशन मम्मी कर देती है। आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं हॉस्टल में जाने वाले हो, लेकिन वहां पर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन कौन देता है? माँ। तो गुरु कोई भी हो सकता है, आपका चाचा भी हो सकता है, आपका मामा भी हो सकता है, आपका ताऊ, कोई भी हो सकता है, आपका कोई एक दोस्त भी हो सकता है जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ फाड़ चुका है। कोई भी हो सकता है, किसी से भी आप शिक्षा ले सकते हैं। और ये आपको कब मिल जाए ये भी आपको नहीं पता, आपने सोचा भी नहीं होगा दूर दूर तक। घटनाएं, घटनाक्रम, वो ऊपर वाले की मर्जी, और आप सोचोगे ये मेरे गुरु मुझे कैसे मिले। तो इसी के ऊपर है आज का एपिसोड। दोस्तों, जो पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये पूरा पॉडकास्ट जो है वो फेलियर्स और सक्सेस के बारे में है। इन दोनों का रिश्ता टॉम एंड जेरी की तरह है। कभी टॉम हावी, कभी जेरी हावी, कभी फेलियर्स हावी, कभी सक्सेस हावी, है दोनों एक दूसरे के पूरक ही। जो फेलियर्स होते हैं वो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। फेलियर्स होंगे तो सक्सेस का स्वाद अच्छा लगेगा। आप 10 बार खराब चाय बनाओगे तो 11वीं बार जब टेस्टी चाय बनाओगे तो उसका पीने का मजा अलग है। आप थक हार के कहीं पर जाते हो और जब वो आप वहां पहुंच जाते हो तो उसका स्वाद इसीलिए है क्योंकि आप वहां इतनी कठिनाइयां झेलकर वहां पहुंचे। तो ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट, पूरी की पूरी सीरीज इसी के इर्द गिर्द है। ये मेरी कहानी है, लेकिन ये मेरी कहानी अकेले की नहीं है, यह हम सबकी कहानी। हर कोई कहीं ना कहीं एक लोकेश भारतीय होगा। हर एक जगह, किसी भी भारत के किसी भी कोने में कोई ना कोई तो एक भारतीय होगा। एक क्या 100 ऐसे होंगे जो इसी सिचुएशन से जूझ रहे होंगे। अगर ये सारी सिचुएशन आई होंगी तो मेरे को लगता नहीं है कि ऐसी आई होंगी, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसी सिचुएशन आई होगी जिसके अंदर बंदा पक्का ना पक्का कहीं ना कहीं फंसा बैठा है।
तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो कहीं ना कहीं फंसे बैठे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप पूरी सीरीज सुनो, आप कहीं पर भी फंसने का चांस ही नहीं है। आपको फंसने से निकाल देगा ये दलदल में जो आप फंसे हुए हैं ना, मार्क्स का दलदल, नंबर्स का दलदल, अप्रेजल का दलदल, हर चीज का सोल्यूशन इसी में। मैं कोई आपको किताब नहीं पढ़ा रहा हूं, ना मैं कोई आपको कुछ समझा रहा हूं, ना ही मेरे पास कोई, आप देखोगे नीचे कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अब स्टैंड के ऊपर लगा हुआ है तो मैं ऐसे करके दिखा नहीं सकता आपको, कुछ नहीं है। आई एम एट माई ओन। मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने अभी बोल रहा हूँ, अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो सब बोल रहा हूँ। नथिंग इज स्क्रिप्टेड। क्यों? इट्स अ लाइफ। मेरे जीवन में जो घटित हुआ है उसने मेरे जीवन पर इतना गहरा असर डाला है कि सब कुछ रटा पड़ा है मुझे। मैं समझा रहा हूँ आपको, जो बता रहा हूँ वो सब मेरे जीवन में घटित हो चुका है। और हमेशा कहते हैं कि जैकमा ने एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें कह रहा था कि अ पर्सन शुड लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक्स टू ग्रो फास्टर। तो अगर आप जिंदगी में जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी गलती करने से पहले दूसरों की गलतियों से सीख लेकर उन गलतियों को ना करना में ही भलाई। क्योंकि अगर आपने खुद गलतियां करी तो आपके भी उतनी साल चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि जिसने वह गलतियां करी है उसे पूछो। क्यों कहते हैं कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप किसी ऐसे बंदे को फॉलो करो जो पहले एंटरप्रेन्योर हो, क्योंकि वो आपको बता देगा कि यार ये सब चीजें काम नहीं करती, ये सब चीजें काम करती है। मैंने एक एपिसोड में बोला था कि थॉमस एडिसन ने कहा था कि मैं असफल नहीं हुआ, मुझे 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं जो काम नहीं करेंगे। कि भाई ये वाली रिएक्शन करोगे काम नहीं करेगी, ये वाला चीज लेके आओगे, वो चीज इन दोनों का मिक्सचर करोगे नहीं काम करेगी, आप बल्ब नहीं बना पाओगे, आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकाल पाओगे। और यही सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था उसके कंटिन्यू में, कि मुझे ऐसा कौन मिला जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों तो मेरी काउंसलिंग हो रही थी। काउंसलिंग में भैया ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके तेरे को जो मिल रहा है वो मिल रहा है, और ये ऐसे ऐसे करके तू जो तुझे मिलेगा तो ले लियो बस। तो मेरी काउंसलिंग हुई और मुझे आईटी मिली। कंप्यूटर की एक ब्रांच थी लेकिन मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता थी, मेरा एक कज़न था वो पहले कंप्यूटर साइंस कर रहा था, कि कंप्यूटर साइंस इज अ कोर, आईटी इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसमें सब कुछ नहीं होता, जो होता है वो कंप्यूटर साइंस में होता है। तो खैर मुझे आईटी मिल गई। आईटी लेके कि भाई आईटी, हाँ भाई इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, आईटी इंजीनियर बनेगा, और ऐसे ऐसे करके भैया से विदा लेके कि ठीक है भैया चलते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं बहुत अच्छी स्ट्रीम मिली और बहुत अच्छे कॉलेज में मिली है। ठीक है भैया चलो करके वापसी में आते रहे, मेरे दिमाग में घूमता रहा यार मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना था, कहाँ से मैं आईटी इंजीनियर बन गया। तो घर आ गए। घर के अंदर तो खुशी का माहौल था, बेटा इंजीनियर बन गया हमारा। तो घर आने के बाद मेरे दिमाग में ये चलता रहा। मैंने 3 दिन के बाद उन्हीं बिट्टू भैया को दोबारा फोन किया, और भैया मेरे को ना ये समझ नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ एक इंट्यूशन सी हो रही थी कि भाई कुछ, कि भाई ये चीज़ ना समझ नहीं आ रही और मेरे को अच्छा लग रहा है, और पापा मम्मी कहे जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक तो है। अब उन्होंने क्यों बोला ऐसा? क्यों? उनका भी नॉलेज एक लिमिटेड था। उनको लगा एक इंजीनियर बन रहा है, अगर आईटी में भी तो कंप्यूटर साइंस वाले ही सब्जेक्ट्स हैं, तो इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है। लेकिन मुझे अंदर से इंट्यूशन हो रही थी कि नहीं यार, मैं यहाँ आईटी में फंस गया ना तो मैं इसी के लायक रह जाऊंगा। और कंप्यूटर साइंस का मतलब है कि आप एक पूरी किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो। अब आजकल आता है ना डाटा साइंटिस्ट, डीबीए मैनेजर, ये सब उसकी ब्रांचेज हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो फिर आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हो। जैसे एमबीबीएस, एमबीबीएस में क्या है, एमबीबीएस के अंदर आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हो, एमडी करते हो। अब ऐसे ही कॉमर्स है, कॉमर्स के अंदर आपको हर चीज पढ़ा देंगे,
ये इसके कॉमर्स से रिलेटेड, लेकिन बाद में आप डिसाइड करते हो मुझे एमबीए करना है, या मैं एमकॉम करूँगा, या मैं कुछ और करूँगा। तो ये सब चीज़ों के कारण मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि यार कंप्यूटर साइंस मुझे लेनी है, ताकि मेरे पास एक ब्रॉड विजन रहेगा। एक है ना, एक तो आप पहले ही एक पतली गली में जा रहे हो, और अगर आप चौड़ी गली में जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि मैं इधर से निकलूं, उधर से निकलूं, ये करूं, बहुत सारी जगह होंगी आपके पास। तो इस जद्दोजहद में मैंने भैया को फ़ोन किया, और भैया ने मुझे कहा कि तू ये काम कर, तू कुरुक्षेत्र आ जा, मैं तुझे तेरी भाभी से बात कराता। अब ये भाभी जी कौन है ये मैं आपको बताऊं। ये भाभी जी है उनकी वाइफ, और उनके बारे में आपको बताता हूँ। कैसे 2-3 एपिसोड पहले मैंने आपको बताया था कि मैं कुरुक्षेत्र चला गया था, कुरुक्षेत्र घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, तब मैं उनसे मिला पहली बार। और जो उन्होंने उस टाइम किया हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ एग्जाम्पल। उसके बाद फिर जब ताऊ जी की डेथ हुई, जो पिछले 2 एपिसोडों में मैंने आपको बताया कि ताऊ जी के डेथ के बाद मैं वहाँ 13 दिन रहा। तो वहाँ पर एक कनेक्शन बन गया था, एक काफ़ी सॉलिड था। ज्ञानवर्धन जैसे भैया करते थे वैसे ही भाभी जी थे। शी वॉज अ कंप्यूटर इंजीनियर, the head of department of engineering college of 2 branches of computer and IT both, at a very young age, maybe of 25, 26, 7. उनसे मैं मिला और उनके पास में रहता था, और मेरे लिए तो ये था ना कि बड़े भैया हैं, भाभी जी, और मैं दूर ही रहता था कि नहीं यार मुझे कोई डांट ना पड़ जाए। क्यों, वो कंप्यूटर इंजीनियर से, भैया उससे भी लेना चाहिए, लेकिन भैया के साथ तो फिर भी आप फ्रेंडली हो जाओगे, लेकिन भाभी जी के साथ आप हमेशा ऐसे रहोगे। तो मैं आपको एक रामायण का एक संदर्भ बताता हूँ कि जब सीता मैया को रावण उठा के ले गया, और वो जब उनकी खोज कर रहे थे, तो उसी दौरान उनको कुछ कानों के कुंडल मिले राम जी को, और वो लक्ष्मण को कहते, लक्ष्मण ये देखना, ये तुम्हारे भाभी के ही हैं, सीता के ही हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। कि हे प्रभु, मैंने तो सिर्फ माता के चरण निहारे हैं, मैं तो चरण की वंदना करता था, मेरे लिए तो माँ थी, मैं तो चरण की वंदना करता था। हाँ, अगर चरण का कुछ है तो मेरे को दिखाओ, कोई पायल या पंजेब या चुटकी, बाई चांस अगर मेरे स्मृति में कुछ आ गया तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं बता दूंगा, वरना ये कानों के कुंडल मुझे नहीं पता प्रभु। तो इसी भाव से मैं उनकी सेवा करता था। उनके मतलब सेवा मतलब कि भी उनकी चरण वंदना करता था। मैं हाँ जी, नहीं भाभी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तब भैया ने बोला कि आ जाना। क्यों बोला? क्योंकि उसके ठीक 1-2 महीने बाद मैं जब कुरुक्षेत्र में था, मैं अपनी ये +2 की, दोबारा +2 की तैयारी कर रहा था, और इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहा था। तो मैं वहीं रहता था, अपनी बुआ जी के घर रहता था। बाद में चला गया था 13-14 दिन, 15-20 दिन के बाद। तो तब भैया ने बोला कि अभी तेरी भाभी जा रही है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, बरवाला के अंदर, इधर हरियाणा में है, कि वो वहाँ जा रही है, उसको कोई काम है, उसकी मीटिंग है, तो तू उसके साथ चला जा, अगर तेरे को जाना है तो। और वहाँ पर मैं जाने के लिए इच्छुक क्यों हुआ तुरंत? क्योंकि वहीं पर मेरा वो कज़न रहता था, जो मैंने आपको बताया कि वो कंप्यूटर साइंस कर रहा था। तो मैं उनके साथ गया, रास्ते के 1.5 घंटे के सफ़र में उनके साथ मैं ये इंजीनियरिंग और ये सब बातें हुए करता गया था, ये है वो है। तो उनका नॉलेज तो था अपार, अनंत, इतना नॉलेजेबल पर्सन कि मैं क्या बताऊं। और मैं अपने आप को धन्य समझ रहा था। मैं ऐसे साइड में कोने में होकर बैठा था, वो इधर बैठे थे, मैं इधर बैठा था साइड से। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, हाँ जी। ये खाली लोकेश, ये खाली भाई जी, बस ठीक है। बाद में जाके कैंटीन में खाऊंगा, भाभी जी के सामने खाऊंगा, कहीं गिर गया सो बात। तो इतना मेरे अंदर उनका एक रिस्पेक्ट वाला भय था। वो वहां किस मीटिंग में गए थे इसके बारे में जानो, पता चल जाएगा कि वो बंदा था कौन, ये थे कौन भाभी जी। AICTE, ऑल इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सब AICTE ही कंडक्ट कराती है। तो इस AICTE के अंदर वो मेंबर थे,
उसी एज में 26-27 के अंदर वो मेंबर बन चुके थे। उनकी मीटिंग ये थी कि पूरे हरियाणा के अंदर, वो हरियाणा के हेड से, पूरे हरियाणा के अंदर किस सब्जेक्ट का पेपर कौन बनाएगा, कहाँ पर किसकी ड्यूटी लगेगी। अगर मान लो कोई सीएस बन के कोई जाएगा, मान लो जैसे किसी कॉलेज के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं उसका जो हेड होता है वो किसी दूसरे कॉलेज से आता है, तो वो कौन बन के जाएगा, किस किस की ड्यूटी कहाँ लगेगी। और मैंने बताया कि कौन सा पेपर कौन बनाएगा, कहाँ बनाएगा, कैसे बनाएगा, कहाँ सबमिट होगा, वो सबकी डिटेल उनको फाइनल करनी थी। वो इस मीटिंग के लिए गए थे। आप सोचो जब बंदा इस मुकाम पर पहुंच जाए एआईसीटी में, तो वो बंदा क्या होगा, क्योंकि वो बंदा पहुंचता अपने इंटेलिजेंट शार्प माइंड के कारण। तो इसके कारण उन्होंने बोला कि भाई आ जाए, तो भाभी जी से बात करा देता हूँ। तो कुरुक्षेत्र, लेकिन वो थी कुरुक्षेत्र के अंदर एक कॉलेज है, उसके अंदर है। चल दोनों चीजें संभाल रही हुई थी उन्होंने। यंग एज में खुद उनसे जो सीनियर था वो नाम रिकमेंड करके गया था, जबकि उनसे पहले भी सीनियर्स थे, लेकिन वो नाम स्पेशल रिकमेंड करके गया कि अगर आप चाहते हो कि ये डिपार्टमेंट एक्सेल करे, नंबर 1 बन जाए, तो आप इनको एचओडी बना। सोचो ऐसे रिकमेंडेशन पे अगर जब कोई बनता है ना, तो भैया वो कुछ ना कुछ तो काबिल होता ही है। तो मैं कुरुक्षेत्र पहुंच गया। हाँ भाभी जी ऐसे ऐसे करके एक प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे को समझा दिया कि बेटा देख, जो आईटी है उसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच है। उसके अंदर आपको जावा पढ़ा देंगे, C++ पढ़ा देंगे, यही पढ़ा देंगे, इनमें थ्योरेटिकल पार्ट कम होता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर पूरा थ्योरेटिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, सब कुछ होता है। तो अगर तुझे एडमिशन लेना है तो तू बोल, तो मैं तेरी स्काइप में बात करती हूँ, तेरे मेरिट बेसिस पे तेरा रैंक वगैरह ही, जैसे कोई अगर मान लो कोई सीट खाली होती है तो तेरा वहां पे उसकी जगह हो जाएगा। तो एक होता है कि बंदा सोचता है कि यार मैं एक बार फोन करके पूछ लूँ पापा से उससे, लेकिन तब मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि हाथ कंगन को हार सी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो तब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं भाभी जी मैं जा रहा हूँ वापस आज शाम की ट्रेन से, और वापस आता हूँ सारे डॉक्यूमेंट लेके, आप मेरा ये काम करो। तो ये मई जून में, जो जून के अंदर शायद ये काउंसलिंग हुई थी, जून जुलाई में हुई थी शायद, और अगस्त के अंदर में 1-2 अगस्त को गया था। उसके बाद मैं वापस आ गया, लेके आया हूँ। भाभी जी मेरे को खुद वहां लेकर गए, और उन्होंने कुछ ऐसा किया ना जो मैं इस एपिसोड में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो इतना है, वो बताना बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि मैं क्यों उनको एक ऐसे गुरु के बारे में संदर्भ कर रहा हूं उनको, कि जैसे शायद आचार्य द्रोण, आचार्य कृपाचार्य, आचार्य परशुराम, भगवान परशुराम, इन सबको मिला के, और भी जितने भी आपको याद होगा, चाहे महर्षि बृहस्पति क्यों ना हो, उन सबको मिला के भी जितना नॉलेज होगा या जैसे वो होंगे ना, उनसे ज्यादा शायद ये थे। तभी मैंने बोला गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज 26 मार्च है, कल 25 मार्च था मेरे जन्मदिन, और मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया हूं। और ये माता वैष्णो देवी के दर्शन, माता वैष्णो देवी, और ये मेरा इंजीनियरिंग का जो मेरा एडमिशन हुआ, उसके दौरान उस 1-2 घंटे ने जो मेरी जिंदगी बदली है, इस इंसान के कारण। ये मेरे भाभी जी जो मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी भी थोड़ी सी कहानी बताऊंगा, उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी बताऊंगा, और बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इंजीनियरिंग के मैं वहां गया हूं, वहां पे सीट खाली है नहीं है उसको छोड़ो, वहां पर उन्होंने जो चीज मुझे शो की, जो कि मुझे नहीं लगता आज की दुनिया में कोई करता होगा। अभी भी आपको 1% का भी 1% मिलेगा कोई ऐसा बंदा, कि आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपको सिर्फ आपके, और वो भी दूर का रिश्तेदार, आपके सिर्फ आपके पति का कजन है, वो भी दूसरा कजन, ये भी नहीं कि फर्स्ट कजन, नहीं दूसरा कजन, उसके लिए आप इतने एफर्ट कर रहे हो।
चेक काट के दे दिया। क्या बोलूं मैं, हिंट दे दिया मैंने आपको कि उन्होंने चेक काट के दे दिया। मुझे फीस भरनी थी और उन्होंने मुझे ऐसे चेक काट के दे दिया और बिना सोचे समझे। ये सब मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। तो बात मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूं कि मेरा इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए मैंने जो था उसको छोड़ा। मतलब भैया ने बोला कि ठीक है, वहाँ पे मेरा एक दोस्त है जो दूसरे डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो हेड था, कहते तू वहाँ जाएगा तेरे, क्योंकि वहाँ पे पहले मेरे को वहाँ जाना बहुत जरूरी था। हाँ, मैं आया क्यों था, मैं आया इसलिए था कि मुझे वहाँ पर ज्वाइनिंग करनी थी, रिपोर्ट करना था कि भाई हाँ भाई मैं आ गया हूँ, मैं ऐसे ऐसे बच्चा हूँ और मुझे करना था। और वहाँ जाके भी मेरे दिमाग में चलता रहा, वहाँ पे सारे 10th के +2 के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए और जो भी होता है डोमिसाइल वगैरह दिल्ली का ये वो सब सबमिट वगैरह कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे पड़े। और मैं यहाँ बैठा हूँ भाभी जी के पास, वहाँ से आने के बाद उनसे बात कर रहा हूँ, वो सैर करे जा रहे हैं, उनसे बात कर रहा हूँ, वो मेरे को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होना है। और मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है जी मैं यहाँ आऊँगा और मेरे डॉक्यूमेंट वहाँ पड़े हैं। वो तो भैया ने मुझे बोला कि ठीक है तू वहाँ जाइयो, वहाँ जाके मैं तेरी बात करूँगा, तेरे सारे डॉक्यूमेंट करके। बड़ी दिक्कत आई थी मुझे डॉक्यूमेंट्स लेने में, क्योंकि एक बार अगर आपका कहीं एडमिशन होगा वो क्यों देंगे भैया, वो क्यों सीट छोड़ेंगे, उनके लिए तो लाखों रुपए चले गए, एक सीट चली गई। हालांकि काउंसलिंग चल रही थी और बच्चे आ जाते, कोई ना कोई तो भर जाता, लेकिन वो ऐसे सीट छोड़ते नहीं है, कोई नहीं देता। लेकिन वो तो भैया की थे एक दोस्त जो वहीं पे थे, तो उन्होंने मेरा वो वहाँ पे सारा कुछ सिस्टम वगैरह करवा के वहाँ से मुझे बस दे दिया। मैं वहाँ से ले आया और चला गया उस कॉलेज में जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया पढ़ने के लिए। तो ये वाली पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में, इस शख्स के बारे में कि जो मेरी जिंदगी में इतना अहम है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। कि मतलब उन्होंने आगे पीछे के फंड है, ये मेंटल डिप्रेशन अरे कुछ नहीं है, उन्होंने बोला क्या फंड है ये आप अपने आप को जानबूझकर दबाने के लिए और दूसरे के सामने विक्टिम कार्ड खेलने के लिए यूज करते हो। डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, आप हो गए बीमार ठीक है, लेकिन कोप अप आपके पास है, आपके अंदर है, आपके अंदर है, आप खुद हर चीज से बाहर निकल सकते हो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में, अगले मंगलवार 8:07 पर। हर मंगलवार 8:07 पर एक नया एपिसोड आ जाता है। जो पहली बार आए उनको बताता हूँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की पूरी प्लेलिस्ट है, मैं लिंक दे दूंगा, बैक में भी आएगा, एंड कार्ड के अंदर भी आएगा और ऊपर भी आ जाएगा। आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डे 1 से एपिसोड 1 से सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगता है कोई ऐसा बंदा है जिसको सुनना चाहिए तो प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिए, किसी की जिंदगी बदल सकता हो। क्या कौन सी कोट का कौन सी बात कभी किसी को समझ में आ जाए और उसकी जिंदगी परिवर्तित हो जाए, आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और एक बात कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने माँ बाप के पास बैठिए, अपने दादा दादाई, चाचा चाची, ताऊ ताई, जो भी कोई बुजुर्ग है उनके पास बैठिए, उनके साथ थोड़ा काम कीजिए, उनके साथ वार्तालाप कीजिए। आपका ज्ञान वर्धन इतना बढ़ जाएगा कि मैं बता नहीं सकता। टन के भाव के अंदर नॉलेज भरा पड़ा है। उनकी जिंदगी निकल गई, 60-70 साल के हो गए, वो 80 साल के हो गए। आप हो कितने के? 15, 20, 25, 30। मैं कह रहा हूँ 50 साल का भी कोई बंदा है ना, अगर उसका दादा जिंदा है या कोई और है तो प्लीज उनके पास जाइए और उनसे नॉलेज ग्रहण कीजिए। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भारत।